दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 2 का अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे दिल्ली भारत का महत्वपूर्ण शहर कब बना, दिल्ली के प्रमुख शासक और उनका क्रम, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और अंत में खिलजी वंश और तुगलक वंश के शासन और प्रशासन के संबंध में विशेष जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 7 का अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान। दोस्तों अध्याय 2 में आपने क्या पढ़ा था? आपने दक्षिण भारत के कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र के राज्यों के बारे में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से कावेरी डेल्टा क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बने हुए थे। क्या आपने ये ध्यान दिया था कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? तो ऐसा क्यों है? इसका कारण ये है कि दिल्ली जो है वो 12वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण शहर बना था। आगे एक तालिका दी गई है, एक सूची, उस पे आपको उसको पढ़ना है। पहल यहाँ पर तोमर राजपूतों के शासनकाल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें कि चहमान नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने परास्त किया था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली जो है वो वाणिज्य और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली शहर महत्वपूर्ण शहर के रूप में 12वीं शताब्दी में उभरा और सबसे पहले यहाँ पर तोमर राजपूतों का शासन था। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने पराजित किया था और देखिए दिल्ली जो है वो एक वाणिज्य का केंद्र बना था चौहानों के शासनकाल में और यहाँ पर समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। आप जानते हैं कि जैन धर्म के लोग बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, वो खेती किसानी का काम नहीं करते हैं, व्यापार और वाणिज्य उनका प्रमुख पेशा होता है। दोस्तों दहलीवाल क्या है? तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है कि दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के दिल्ली में ढाले जाते थे और ये काफ़ी प्रचलन में थे। दोस्तों 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। देखिए 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना और दिल्ली एक महत्वपूर्ण राजधानी शहर के रूप में बदल गई थी। इसका नियंत्रण उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। दोस्तों आपको उन 5 वंशों की पहचान करनी है जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी थी। आगे हम पढ़ेंगे। दोस्तों जिस इलाके को आज हम दिल्ली नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे। यहाँ पर दहली ए कोहना, सीरी और जहाँपनाह। देखिए दहली ए कोहना, सीरी ए जहाँपनाह, तुगलकाबाद आदिलाबाद और फिरोज शाह कोटला, ये सभी दिल्ली के प्रमुख भाग हैं और इन सबको ही दिल्ली के नाम में जाना जाता है। अब आइए देखिए हैं जिस तालिका के बारे में दिल्ली के शासकों के बारे में बात की जा रही थी, ये आपकी सूची है। यहाँ पर देखिए ये सूची है। राजपूत वंश, तो सबसे पहले राजपूत वंश का शासन था यहाँ पर तोमर जो थे आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक। अनंगपाल जो है ये राजपूत वंश का शासक था, 1130 से 1145 तक इसका शासन है। चौहानों का जो शासन रहा वो 1165 से 1192 तक। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक शासक रहे थे दिल्ली के। ये पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान जानते हैं, इनका जो मूल नाम था या वास्तविक नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय था और 1192 में इन्हें मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। अब आइए देखते हैं प्रारंभिक तुर्की शासन। जो दिल्ली के शासकों का जो क्रम रहा उसमें प्रारंभिक तुर्की शासक, इनका क्रम 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। इसमें मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। उसके बाद इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से
1236 तक। रजिया सुल्तान ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इनका शासनकाल याद रखिएगा 1236 से 1240 तक रहा। और गयासुद्दीन बलबन जिसने कि दिल्ली पर 1266 से 1287 तक शासन किया था। इसके बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश में मुख्य जो शासक हैं जलालुद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल 1290 से 1296 तक रहा। और उसके बाद उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश के बाद दोस्तों तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश में जो महत्वपूर्ण शासक रहे वो गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से 1324 तक शासक या सुल्तान बना रहा। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक। और फिरोज शाह तुगलक ये 1351 से 1388 तक तुगलक वंश के रूप में दिल्ली का सुल्तान था। अब इसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश में तीसरा स्थान है सैयद वंश का। सैयद वंश का जो शासनकाल रहा 1414 से 1451 तक रहा। इसमें महत्वपूर्ण शासक है खिज्र खान, जिसका कि शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी तक रहा। लोदी वंश में जो महत्वपूर्ण शासक बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी हैं। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक था। यहाँ पर देखिए ये अलाई दरवाज़ा है और यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक का मकबरा चित्र में दर्शाया गया है। आइए जानते हैं दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। दोस्तों अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य, अभिलेखों से, सिक्कों से, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से हमें काफ़ी सूचना मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, तवारीख हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो दोस्तों सुल्तानों के बारे में जो जानकारी मिलती है उसे इतिहास के तारीख और तवारीख से मिलती है। तारीख दोस्तों एक वचन होता है और तवारीख बहुवचन है। ये सुल्तानों के शासनकाल में जो इतिहास लिखे गए थे उनसे हमें उनके बारे में, उनके शासन के बारे में, उनके रुचियों अभिरुचियों के बारे में और उनके प्रशासन और उनके कला संस्कृति इन चीज़ों से जुड़ाव के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ से और देखिए, जो सल्तनत कालीन शासक थे, सुल्तान थे, उनके प्रशासन की भाषा फारसी थी। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से पांडुलिपि को तैयार किया जा रहा है। पांडुलिपि को तैयार किए जाने के 4 चरण हैं। पहले कागज़ तैयार करना, उसके बाद लिखना, फिर महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना और जिल्द तैयार करना। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया से उस समय लेखन कार्य किया जाता था। दोस्तों तवारीख के जो लेखक होते थे वो सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तो तवारीख जो उनके शासन प्रशासन से संबंधित यानी सुल्तानों के शासन और प्रशासन में जो संबंधित अधिकारी, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी, ये सभी लोग सुशिक्षित होते थे जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे और वे न्यायसंगत शासन के महत्व पर भी बल देते थे। दोस्तों ये कुछ बातें और भी ध्यान में रखनी चाहिए आपको कि तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। जो तवारीख या इतिहास लिखे जाते थे उनके लेखक दिल्ली में नगर में रहते थे। गांव से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम और इकराम पाने की आशा में लिखते थे और ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह भी देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है? तो दोस्तों जन्म सिद्ध अधिकार जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा होता है।
उदाहरण के लिए लोग ये मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद क्या है? तो जेंडर डिफरेंस दोस्तों स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक और शरीर रचना संबंधी अंतर होता है। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। और नारीवाद का प्रमुख मुद्दा भी यही है। नारीवाद में जो विचारक हैं वो ये मानते हैं, या नारीवादी आंदोलन जो है उसकी मान्यता ये है कि स्त्री पुरुष से किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं है और पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं, बल्कि स्त्री पुरुष बराबरी की बात नारीवादी आंदोलन करता है। दोस्तों 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। और रजिया के बारे में आप जान लीजिए कि रजिया सुल्तान जो थी वो बहुत ही योग्य शासिका थी और भारत की प्रथम महिला शासिका होने का गौरव भी इसे प्राप्त है। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। जो दरबारी जन थे उसके स्वतंत्र रूप के शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के कुछ विचार देखेंगे। उसके पहले यहाँ पर देखते हैं न्याय चक्र। न्याय चक्र क्या है? तो दोस्तों 13वीं सदी के इतिहासकार फख ए मुदबिर ने लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन किसानों से एकत्रित किए हुए राजस्व से आता है, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो दोस्तों न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच संबंध को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक होता था। रजिया के बारे में जो इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज हैं उनके विचार किस प्रकार से हैं? तो मिन्हाज ए सिराज का मानना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वो पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भरे उसे आखिर हासिल क्या हुआ? रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इसके साथ ही एक अन्य महिला शासिका हैं आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में, जो काकतीय वंश की महिला शासिका रानी रुद्रमा देवी। इन्होंने रजिया के व्यवहार से बिल्कुल विपरीत व्यवहार किया और रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासिका जम्मू कश्मीर में थी जिनका नाम था दिद्दा, और उनका नाम दीदी या बड़ी बहन से निकला है और जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। दोस्तों अब आइए जानते हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। आप यहाँ पर इस मानचित्र में दोस्तों दिल्ली साम्राज्य के विस्तार को देख सकते हैं। ये काजकोट, नंदाना, लाहौर, मुल्तान, तबर हिंद, कोहराम, कासकली, अजमेर, मंदोर और दिल्ली यहाँ सेंटर में है। उसके बगल में बारन, बदायूं, कोल, ग्वालियर, रणथंभौर और अवध तथा बनारस, ये लखनौती क्षेत्र जो है यहाँ पर ये जो मानचित्र दिखाया गया है ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहरों की सूची है। तो गैरिसन नगर और भीतरी शहर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में जो दिल्ली के सुल्तानों का शासन था, गैरिसन के निवास के लिए बने मजबूत शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो, और शहरों के संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण नहीं के बराबर था, जिसके कारण उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद या खान पान के लिए व्यापार, कर और लूटमार पर निर्भर रहना पड़ता था। भीतरी प्रदेश दोस्तों, भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके हैं जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं। गैरिसन शहर ऐसे किलेबंद बसाव होते हैं जहां पर रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां रहती हैं। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था।
बगावत, युद्ध और यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क के जो नाजुक से सूत्र थे वो छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका विस्तार तब हुआ जब गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल चल रहे थे। तो दोस्तों, पहले सल्तनत बहुत ही छोटे से हिस्से में सिमटा हुआ था और हमेशा उसको अपनी असुरक्षा का भाव रहता था। लेकिन इस दिल्ली सल्तनत का विस्तार गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बहुत हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था कि गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में जो भीतरी क्षेत्र हैं उनकी स्थिति को मजबूत बनाया जाए और इन अभियानों में गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया, शिकारी संग्राहकों और चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया और वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। कृषि कार्य को प्रोत्साहन इसलिए दिया गया कि वहाँ से भोजन, पानी और रसद की व्यवस्था होगी तथा किसानों से जो राजस्व प्राप्त किया जाएगा, कर के रूप में जो राजस्व प्राप्त किया जाएगा, उससे शासन के अन्य प्रशासन संबंधी कार्य किए जा सकेंगे। इसके अलावा व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के लिए नए किले और शहर बनाए तथा बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या हुआ, दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान प्रारंभ किए गए। दोस्तों, सल्तनत की बाहरी सीमा का विस्तार तब हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तुएं अपने कब्जे में ले लीं। अब दिल्ली सल्तनत के सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था और उसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया, शहरों पर कब्जा भी किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इसने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण किस सीमा तक किया जा सकता था और ये कितना प्रभावी हो सकता था, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान किस प्रकार से चला था। उसने बाहरी क्षेत्रों पर कैसे अपना अभियान और नियंत्रण स्थापित किया था। यहाँ पर देखिए 1299 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया। 1303 में उसका चित्तौड़ अभियान चला। चित्तौड़ अभियान रानी पद्मिनी या पद्मावती से संबंधित है। चित्तौड़गढ़ का राजा उस समय रतन सेन था और ये देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ अभियान था बहुत ही कठिन था। रणथंभौर राजस्थान में है। मांडू में 1305 और देवगिरी पर आक्रमण देखिए, उसका देवगिरी पर आक्रमण जो है वो 1305 में हुआ था। 1296 में कड़ा से उसने देवगिरी पर आक्रमण किया और होयसल वंश, तंजावुर और वारंगल आदि स्थानों पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक अभियान चलाए और उनको अपने क्षेत्र के अंतर्गत लेने का जो है प्रयास किया था। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं 12वीं शताब्दी के आखिरी दशक में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। दोस्तों, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो 12वीं सदी के अंतिम समय में दशक में बनी थी और यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनवाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली ए कुहना यानी पुराना शहर कहा गया है और ये जो मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और भी विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। मस्जिद क्या होता है, तो दोस्तों मस्जिद जो है वो अरबी भाषा का शब्द होता है। इसका अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ पर मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा यानी घुटने और माथा टेक कर करते हैं।
जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहां पर अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं और नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानी और विद्वान पुरुष को इमाम या नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश या खुतबा भी देता है। खुतबा इसको धर्मोपदेश कहा जाता है। इमाम नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानी और योग्य विद्वान पुरुष को इमाम कहा जाता है। और मस्जिद अरबी भाषा का शब्द है। ये ऐसा जगह होता है जहां मुस्लिम अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर चित्र आप देखिए, बेगमपुरी मस्जिद है और ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरणस्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। अगला है दोस्तों, दिल्ली के सुल्तानों ने बहुत सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई थीं और इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दाव को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न कराने में भी मस्जिदें सहायक होती थीं और एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। यहाँ पर जो चित्र है ये मोठ की मस्जिद है जो कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। और ये जो चित्र है ये जमाली कमाली की मस्जिद है, 1520 के आखिरी दिनों में निर्मित की गई थी। दोस्तों अब आइए जानते हैं खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन किस प्रकार से था, इसके बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से हम पढ़ेंगे। दोस्तों दिल्ली सल्तनत बहुत ही विशाल था और दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन या उसको एकरूप करने के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगान कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य में बहुत कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। तो दोस्तों इल्तुतमिश के समय काल में सामंत और जमींदारों के स्थान पर गुलामों को शासक नियुक्त किया गया था, जिनको कि बंदगान कहा जाता था। दोस्तों गुलामों को बेटों से बढ़कर माना जाता था। ऐसा इसलिए कि ये माना जाता था कि और सुल्तानों को ये सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। दोस्तों खिलजी और तुगलक शासक बंदगान का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद भी दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। दोस्तों गुलामों और आश्रितों को शासक बनाने में क्या समस्या उत्पन्न हुई, तो इसका प्रमुख कारण ये था कि जो गुलाम थे या आश्रित थे अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, इसलिए किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन कौन होते थे, तो दोस्तों सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कुलाल यानी शराब बनाने वाले और बेचने वाले, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लट्ठा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था।
14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में लिया है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न आ सकता था, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने अधिकारियों के रूप में शराब बनाने वाले, नाई को, बावर्ची को और मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर स्थापित किया था? तो ये दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक था। अगला अब देखते हैं कि जो पहले वाले सुल्तान थे उनकी तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया और ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इक्ता क्या था? तो इक्ता जो था सूबा या इक्ता होता था। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का कार्य क्या था? तो मुक्ति का फर्ज ये होता था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली करते थे और राजस्व के रूप में मिली रकम से अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका ये था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और इन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति या इक्तादार लोगों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखें। इसके अलावा जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों में अपने अधिकार में ले आए तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या हुआ? सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ, भू राजस्व का निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। दोस्तों, स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश यानी नाप जोख की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे और उस समय 3 तरह के कर लिए जाते थे। कृषि कर, जिसको कि खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर कर और घरों पर कर, जिसे कि घरी कर कहा जाता था। तो 3 तरह के कर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लिए जाते थे। दोस्तों, इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार तो जमा लेते थे, पर वह अधिकार बहुत देर तक नहीं, कुछ समय तक ही रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। दोस्तों, अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बताया है कि सरदार जो थे वो कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं और इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। दोस्तों, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में
ट्रांस आक्सियाना यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी थी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। और अब आइए देखते हैं कि इन दोनों सुल्तानों ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने इस चुनौती का सामना कैसे किया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन से हम समझेंगे। दोस्तों, खिलजी के शासनकाल में दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1300 में, 1302 और 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी की थी। दोस्तों, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई और मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस आक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली और एक अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था और नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर देहली ए कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी थी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया था और सैनिकों का पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि को कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठा करके हल किया गया। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ और किसानों से 50% हिस्सा राजस्व के तौर पर लिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक में सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने कुछ अतिरिक्त कर भी लगाए थे। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। उसने सैनिकों को वेतन दिया। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया था। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया था। अफसर जो थे बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी। इसी प्रकार दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण की जगह उसने कुछ आज की तरह कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी। ये सिक्के धातु से बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातुओं के थे और 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे और इस शस्त्री मुद्रा जैसे जाली सिक्के से भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रशासनिक कदम था वो काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है और मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए जो प्रशासनिक कदम थे वे बेहद असफल रहे थे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उनसे कई परेशानियां हुई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज़ थे। करों की वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो आपने तुलनात्मक रूप से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन प्रशासन और उनके कार्यों के बारे में जाना। दोस्तों, तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां पर अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना के हिस्से थे।
अब जानते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत का स्थिति क्या रही। दोस्तों, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोदी वंश का शासन था। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे थे। इस काल में क्या हुआ, तो दोस्तों 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो स्थापित राज्य से उनसे कुछ छोटे थे लेकिन शक्तिशाली थे, उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया था और आगे चलकर उसने इसने उन्नत कर ली थी कि मुग़ल सम्राट हुमायूं को 1530 से 1540 और 1555-56 तक चुनौती दी और उसे परास्त किया था। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था। हालांकि सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष तक 1540 से 1555 तक शासन किया था, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीके अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया था। महान सम्राट अकबर, जिसका कि शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा, उसने जब मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था को ही अपनाया था। दोस्तों, अब आइए लास्ट में देखते हैं अन्यत्र से 3 श्रेणियाँ: ईश्वरीय श्रांति, नाइट और धर्म युद्ध। दोस्तों, 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में लाया गया था। इसके अनुसार क्या था, समाज 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई वर्ग का समर्थन प्राप्त था और इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिली। इस विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। दोस्तों, ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। इसके अलावा जो नाइट होते थे उनसे ये अपेक्षा की जाती थी धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें, और इसके अलावा मुसलमानों के विरुद्ध इनको युद्ध करने के लिए भेजा जाए। उन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा किया और इस यत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे कि क्रूसेड या धर्म युद्ध कहा गया था। ईश्वर और धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह से बदल डाली थी। पहले जहां नाइटों की गिनती कुलीन लोगों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में जो ये अभियान चले, जर्मनी में उसके 1 सदी के बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया और 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। तो दोस्तों, इसमें आपने अन्यत्र में देखा ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध के बारे में विशेष जानकारी। ऐसा फ्रांस और जर्मनी में विशेष रूप से हुआ था। तो ये था आज का वीडियो, 7वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 3, दिल्ली के सुल्तान। इसमें आपने दिल्ली के दिल्ली के कब वो महत्वपूर्ण शहर बना, यहाँ के सुल्तानों के बारे में जानकारी और विशेष रूप से खिलजी वंश के और तुगलक वंश के शासक और उनके प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त की। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।